गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही साथ अगर आप टेट, सीटेट, आरओ, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की या संयोजी ऊतक की। किसकी बात कर रहे थे? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को मेसेनसाइम जो नाम दिया या शब्द दिया वो ओ हर्टविग ने दिया था। कनेक्टिव टिश्यू को मेसेनसाइम जो शब्द दिया वो हर्टविग ने दिया। और शरीर के कुल भार का 30% कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कितने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू शरीर के कुल भाग का 30% बनाते हैं। 50% शरीर के कुल भाग का मसल टिश्यू बनाते हैं और 10% एपिथेलियम टिश्यू बनाते हैं, बाकी 10% नर्वस टिश्यू बनाते हैं। इस तरीके से शरीर की जो है हम देखते हैं कि 100% जो होता है वो बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मैट्रिक्स के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 तरह से बांटा गया है। अर्थात मैट्रिक्स के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यानी इसे वास्तविक संयोजी ऊतक या वास्तविक योजी ऊतक कहते हैं। नंबर 2 स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू या कंकाल संयोजी ऊतक, और तीसरा वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम शुरू करते हैं जो है शुरू करते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो निर्माण है वो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, बहुत ही ये जो है सॉफ्ट होते हैं। और नंबर 2 कि ये तंतुमय मैट्रिक्स हैं। कैसे हैं? तंतुमय मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तंतुमय मैट्रिक्स हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर होते हैं इनका निर्माण या इनके जो घटक होते हैं वो 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1 सेल्स, नंबर 2 फाइबर्स और नंबर 3 मैट्रिक्स। अगर हम सेल्स की बात करें तो ये सेल्स जो है कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर होते हैं उनमें लगभग 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 5 प्रकार की। उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वो 5 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर होते हैं उनमें लगभग 5 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लगभग 5 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 पर जो कोशिका होती है वो होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स नंबर 1 पे होती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी सेल होती है, या हम कहें कि लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है और लार्जेस्ट कोशिका होती है। ठीक है, इसके बाद जो है इन कोशिकाओं की कोशिका काय अंडाकार होती है। मतलब जो सेल बॉडी होती है वो ओवल होती है, ओवल।
ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक प्रवर्धों की उपस्थिति के कारण ये इरेगुलर दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? इरेगुलर दिखाई देते हैं। किसकी? प्रवर्धों की या साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ की उपस्थिति के कारण। प्रत्येक कोशिका, अगर हम बात करें, चूंकि हम फाइब्रोब्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो अंडाकार दिखाई देती हैं, कोशिका का है, और प्रत्येक कोशिका में अंडाकार केंद्रक होता है, ओवल न्यूक्लियस भी होता है। इनकी जो सेल होती है उसमें ओवल न्यूक्लियस होता है। इनके साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER अधिक पाई जाती है, और SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम पाई जाती है। ठीक है। मुख्य कार्य प्रोटीन के बने तंतुओं का निर्माण करना होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन के बने जो तंतु होते हैं उनका निर्माण करना, प्रोटीन के फाइबर का या तंतुओं का निर्माण करना। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के स्थल राइबोसोम की जो सतह जो प्रोटीन्स है वो RER पर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर संश्लेषित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी और बात करें फाइब्रोब्लास्ट की, तो ये कोशिकाएं मैट्रिक्स की मुख्य भाग सीक्रेट करती हैं, सीक्रेशन करती हैं किसका? मैट्रिक्स के मेन पार्ट का। ठीक है। इसके अलावा पुरानी फाइब्रोब्लास्ट को फाइब्रोसाइट कहते हैं। अगर ये ओल्ड होती हैं तो इनको फाइब्रोसाइट कहते हैं, फाइब्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रोसाइट कहते हैं। ठीक है। इनको फाइब्रोसाइट कहते हैं। आगे अगर हम देखें, इसके अध्ययन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट को अनडिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएट सेल माना जाता है, क्योंकि ये रूपांतरित होकर ओस्टियोब्लास्ट या कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाती हैं। ये मॉडिफाइड होती हैं तो ओस्टियोब्लास्ट या कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाती हैं मॉडिफिकेशन के बाद। ठीक है। मॉडिफाइड होकर ये बनाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो है इनका फंक्शन, अगर हम इनका फंक्शन देखें तो फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, फाइबर का फॉर्मेशन एक नंबर, यानी तंतुओं का निर्माण, पहले नंबर पर तंतुओं का निर्माण, और दूसरे नंबर पर जो इनका कार्य होता है वो सीक्रेशन, मैट्रिक्स का सीक्रेशन। अभी हमने बताया था मैट्रिक्स का सीक्रेशन। ये दो काम इनके मुख्यतः होते हैं, पहला तो मैट्रिक्स का स्रवण करना और दूसरा फाइबर का निर्माण करना। ठीक है। ये दो मेन फंक्शन होते हैं फाइब्रोब्लास्ट के। जो जो है दूसरी सेल्स होती हैं, सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, वो दूसरी सेल्स का नाम होता है प्लाज्मा सेल्स। क्या होती हैं? प्लाज्मा सेल्स। इन्हें हम प्लाज्मा कोशिका भी कहते हैं। ये प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं इनको कार्टव्हील सेल भी बोला जाता है। कार्टव्हील सेल भी इनको कहा जाता है, कार्टव्हील सेल कहा जाता है। ये संख्या में बहुत कम होती हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये संख्या में बहुत कम होती हैं, लेस होती हैं, बहुत कम होती हैं संख्या में। ठीक है। साइज में बहुत छोटी होती हैं, मतलब स्मॉल होती हैं, और आकृति इनकी जो शेप होती है वो अमीबॉइड होती है, साइड जो होती है वो अमीबॉइड होती है। प्रत्येक कोशिका में एक गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। मतलब इसमें अगर हम देखें तो इनके जो प्लाज्मा सेल होती है, इनके कोशिका में एक राउंड
न्यूक्लियस भी पाया जाता है, केंद्रक होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जिसमें क्रोमेटिन पदार्थ गाड़ी के पहियों में लगी तीलियों के समान वितरित होते हैं। मतलब कि इसमें कुछ इस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर वितरित होते हैं, इस तरीके से, इसलिए इनको कार्ट व्हील सेल भी कहा जाता है। कार्ट व्हील सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है क्रोमेटिन के धागे, ये केंद्रक जो होता है, इसमें केंद्रक में क्रोमेटिन के धागे पहिए में लगी तीलियों के समान जो है वितरित होते हैं। आगे देखते हैं इसको। अगर हम आगे देखें, प्लाज्मा सेल का बहुत महत्वपूर्ण और भी है, ये कोशिकाएं संयोजी ऊतक के लिम्फोसाइट के विभाजन से बनती हैं। किसके विभाजन से बनती हैं? लिम्फोसाइट में जब डिवीज़न होता है तो उसके डिवीज़न से जो है लिम्फोसाइट के ये कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए इन्हें लिम्फोसाइट का क्लोन भी कहते हैं। लिम्फोसाइट क्लोन या लिम्फोसाइट का क्लोन भी कहते हैं, क्योंकि ये लिम्फोसाइट के विभाजन से बनती हैं। ठीक है, तो ये तो प्लाज्मा सेल हो गई। इनका फंक्शन अगर हम देखें प्लाज्मा सेल का, तो मेन जो फंक्शन है वो एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इनका मेन कार्य होता है। और इसके अलावा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन के अलावा सीक्रीशन भी एंटीबॉडी का और ट्रांसपोर्ट भी एंटीबॉडी का सीक्रीशन, ट्रांसपोर्ट और फॉर्मेशन, ये सब किसका काम होता है? ये सब प्लाज्मा सेल का। तीसरी जो सेल होती है, तीसरे नंबर की जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं मेसेनकाइमल सेल। मेसेनकाइमल सेल जो होती हैं, ये भी कम होती हैं संख्या में और स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक परिवर्तनों के कारण आकृति में बाई स्टार शेप होती हैं। ये कैसी होती हैं? बाई स्टार शेप होती हैं। ठीक है, ये तो मेसेनकाइमल सेल की मतलब बारे में हो गया कि ये बाई स्टार शेप्ड होती हैं। प्रत्येक कोशिका में ओवल न्यूक्लियस होता है। मेसेनकाइमल सेल में प्रत्येक कोशिका में एक ओवल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये पूर्णतः अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अनडिफरेंशिएट सेल होती हैं। ठीक है, या अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। इनको पूर्ण शक्ति या टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं हाइड्रा की अंतराली कोशिकाओं के समान कैसी होती हैं? टोटीपोटेंट होती हैं। ये कोशिकाएं टोटीपोटेंट भी होती हैं। टोटीपोटेंट होती हैं। किसकी तरह टोटीपोटेंट होती हैं? हाइड्रा की इंटरस्टिशियल सेल की तरह। इंटरस्टिशियल सेल की तरह। किसकी? हाइड्रा की। ये टोटीपोटेंट भी होती है। इसके अलावा इनका जो कार्य होता है मेसेनकाइमल सेल का, ये संयोजी ऊतक की अन्य कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अन्य कोशिकाओं का ये निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो चौथी कोशिका होती है किसकी? चौथी कोशिका को कहते हैं एडिपोज सेल। जो चौथी सेल होती है इसको कहते हैं एडिपोज सेल। एडिपोज जो सेल होती है, ये अंडाकार आकृति की कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? ओवल शेप्ड होती हैं।
अंडाकार आकृति की होती हैं और फैट स्टोर करती हैं। ये क्या करती हैं? एडिपोज जो कोशिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य होता है फैट का स्टोरेज करना। फैट स्टोरेज करती हैं। वसा संग्रहण वसा गोलिका के रूप में होता है और वसा गोलिका का निर्माण छोटी छोटी वसा बूंदों के संयोजन से होता है। ये दो तरह की होती हैं। अगर हम उनकी बात करें तो एडिपोज जो कोशिकाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट और मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट। ये जो कोशिकाएं होती हैं मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, इनमें प्रत्येक कोशिका एक बड़ी केंद्रकीय वसा गोलिका होती है जिसमें केंद्रक और साइटोप्लाज्मिक मतलब कोशिकीय परिधीय होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइटोप्लाज्म की परिधि पर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म की मात्रा इसमें मोनोलोक्यूलर में बहुत कम होती है और दाब के कारण केंद्रक की आकृति चिपटी होती है। ये श्वेत वसा बनाती हैं। कैसे बनाती है? ये वाइट फैट को बनाती है। मोनोलोक्यूलर जो होती हैं वो वाइट फैट को बनाती हैं, वाइट फैट का निर्माण करती हैं। ठीक है, वाइट फैट का निर्माण करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मल्टीलोक्यूलर जो एडिपोसाइट्स होती हैं ये छोटी छोटी वसा गोलिकाएं होती हैं। साइटोप्लाज्म इनमें अधिक मात्रा में होता है, जबकि मोनोलोक्यूलर में साइटोप्लाज्म कम था, इसमें अधिक होता है। ठीक है, केंद्रक आकृति में गोलाकार होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है। उसका न्यूक्लियस चपटा था, ये राउंड होता है, यह गोलाकार होता है। ठीक है, कोशिकाएं ब्राउन फैट का निर्माण करती हैं, ब्राउन फैट का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो ब्राउन फैट बनाती हैं, जबकि मोनोल्यूकुलर में वाइट फैट बना रही थी। ठीक है, 5वें नंबर की जो कोशिकाएं होती हैं एडिपोज के बाद 5वें नंबर की कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं हम लोग मास्ट सेल या मास्टोसाइट, मास्ट सेल्स या मास्टोसाइट्स। ये संरचना और कार्य में रक्त की बेसोफिल्स के समान होती हैं। किसके जैसी होती हैं? बेसोफिल्स लाइक होती हैं, बेसोफिल्स की तरह होती हैं ये। ठीक है, रक्त की बेसोफिल्स की तरह होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं, साइज में छोटी होती हैं, संख्या में मतलब मोर होती हैं नंबर में, और स्मॉल होती हैं, साइज में छोटी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मास्ट कोशिकाएं इसके अलावा और भी काम करती हैं। इनका एस शेप का केंद्रक होता है, एस शेप न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें, किसमें? मास्ट सेल में। ठीक है, 3 पालियों में विभक्त होता है केंद्रक, 2-3 पालियों में विभक्त होता है, 2 या 3 पालियों में विभक्त होता है तथा पालियां एक दूसरे से प्रोटोप्लाज्मिक सूत्रों द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनके कोशिका द्रव में बेसोफिलिक कण का है, बेसोफिल कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेसोफिल के कण पाए जाते हैं और ये मिथाइलिन ब्लू के द्वारा स्टेन हो जाते हैं। मिथाइलिन ब्लू के द्वारा इनको स्टेन किया जा सकता है। मास्ट सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू के महत्वपूर्ण कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये मास्ट सेल जो होती हैं इनके फंक्शन पहला होता है हिस्टामिन का स्रावण करना, हिस्टामिन का सिक्रीशन करना। ठीक है, यह क्या है? एक प्रोटीन पदार्थ है हिस्टामिन। ठीक, और हिस्टामिन जो है रक्त वाहिनी को प्रसारण, यह एक वैसोडाइलेटर है। कैसा है? वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर है। इसका कार्य क्या होता है? ये रक्त वाहिनियाँ जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका प्रसारण करने के साथ साथ उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है।
इसके अलावा हिस्टामिन इसके अलावा क्या करता है कि जब परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो शरीर में एलर्जिक पदार्थों के प्रवेश करने पर मास्ट सेल उत्तेजित होकर, मतलब जैसे शरीर में एलर्जी हो या एलर्जिक पदार्थ जब प्रवेश करते हैं तो ये मास्ट सेल हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। किसका श्रवण करती हैं? हिस्टामिन का श्रवण करती हैं, जो प्रभावी क्षेत्र की रक्त वाहिनियों का प्रसारण कर रक्त संचरण को बढ़ा देता है और रक्त की कोशिकाओं की पारगम्यता बढ़ जाने से रक्त का कुछ भाग WBC कोशिकाओं से बाहर निकलकर इंटरसेलुलर स्पेस में भर जाता है। इस रक्त के भाग को एक्सुडेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सुडेट कहते हैं। एक्सुडेट क्या करता है? जिसके कारण सूजन आ जाती है। एक्सुडेट के कारण सूजन आ जाती है जो लाल, गर्म और दर्द युक्त होती है। ऐसी सूजन को इन्फ्लेमेशन या प्रदाह कहते हैं। ठीक है। हिस्टामिन का स्रावण कब होता है? जब बॉडी के अंदर एलर्जिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो जो है मास्ट सेल हिस्टामिन का श्रवण करती हैं। मास्ट सेल किसका श्रवण करती हैं? हिस्टामिन का श्रवण करती हैं और हिस्टामिन के श्रवण के होने से रक्त वाहिनियों का प्रसारण बढ़ जाता है, जिससे रक्त संचरण बढ़ता है और पारगम्यता बढ़ जाने के कारण रक्त का कुछ भाग WBC सहित इंट्रासेलुलर स्पेस में बढ़ जाता है। इससे सूजन आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। दूसरा जो फंक्शन होता है इनका, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो है सीक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन का श्रवण। सेरोटोनिन का श्रवण या सीक्रेशन, यह एक प्रोटीन है। इसे हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं। किसको? सेरोटोनिन को। ये एक प्रोटीन है। इसे 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं। यह वाहिनी संकोचक है, मतलब ये जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब उनमें कंस्ट्रक्शन करता है, उनको संकुचित करता है। रक्त वाहिनियों का संकुचन करके रक्त संचरण को घटाता है। जो हिस्टामिन था वो रक्त संचरण को बढ़ा रहा था। सेरोटोनिन क्या है? ये रक्त संचरण को घटाता है। और रक्त संचरण घटने से क्या होता है? चोट लगने पर मास्ट कोशिकाएं, मतलब जैसे मान लो बाउंड हुआ या हर्ट हुई, तो जो सेरोटोनिन है ये मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं और रक्त की हानि इससे कम हो जाती है। ब्लड लेस जो है बाहर निकलता है, ये सेरोटोनिन के कारण होता है। ठीक है। तीसरा जो फंक्शन होता है वो है सीक्रेशन ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का सीक्रेशन भी इसी के द्वारा होता है, मास्ट कोशिकाओं के द्वारा, मास्ट सेल के द्वारा इनका भी सीक्रेशन होता है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। ये क्या होता है? एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। कौन? हिपेरिन एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। इसका काम क्या होता है? ये प्रतिस्कंदक है। प्रतिस्कंदक पदार्थ माना जाता है। यह रक्त वाहिनियों में रक्त स्कंदन को रोकता है। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और के थ्रोम्बिन में परिवर्तन को रोकता है, मतलब ये थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है। ठीक है। इससे ये प्रतिस्कंदक की भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य प्रतिस्कंदक भी है, जैसे हीरोडीन, ये जोंक में प्रतिस्पंदक होता है। किस में होता है? जोंक में। ठीक है। ये प्रतिस्पंदक होता है जोंक में। एनोफ्लिन ये प्रतिस्कंदक होता है। ये होता है मादा एनाफ्लीज या फीमेल एनाफ्लीज में। ठीक है। इसके अलावा
इरुडिन जोंक में होता है। एनोफिलिन फेलिन जो है मादा एनाफिलीज में होता है। लैम्प्रेडिन ये जो है पेट्रोमाइजोन एक जंतु होता है, पेट्रोमाइजोन, उसमें जो है ये प्रतिस्कंदक होता है। और क्यूमेरिन और वारफेरिन दो और हैं, क्यूमेरिन और वारफेरिन, ये दोनों जो है ये पौधे से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं और ये भी जो है प्रतिस्कंदक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिस्कंदक होते हैं। ठीक है, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं क्यूमेरिन और वारफेरिन। लेप्रेडिन पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड बैंक में रक्त स्टोर करने के लिए कृत्रिम कुछ आर्टिफिशियल प्रतिस्कंदक का भी यूज होता है। ठीक है, किसमें? ब्लड बैंक में। प्रतिस्कंदक जो होते हैं, प्रतिस्कंदक जो होते हैं आर्टिफिशियल भी होते हैं, जैसे सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, ये दोनों ही जो है प्रतिस्पंदक होते हैं। सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट। EDTA इसको भी हम आर्टिफिशियल जो है प्रतिस्कंदक के रूप में यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ये इसका होता है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो ये रसायन रक्त में कैल्शियम आयन को अवरुद्ध कर देते हैं। ये क्या करते हैं? कैल्शियम आयन को ब्लड में अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। कैल्शियम आयन की एब्सेंट में रक्त का थक्का नहीं बनता, और जब कैल्शियम आयन की एब्सेंट होती है ब्लड में तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जमता नहीं है, क्लॉटिंग को रोक देते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले प्रतिस्कंदक हमने बता दिए हैं। यह एकत्रित रक्त कुछ हफ्तों महीनों सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर हम तो देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले अभी हमने प्रतिस्कंदक देखे हैं जो मास्ट सेल से। अब इसके अलावा मास्ट सेल कुछ कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स भी स्रावित करती है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स भी सीक्रेट करती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं 6वें नंबर की कोशिकाएं, लिम्फोसाइट सेल्स क्या होती है? अगर हम बात करें लिम्फोसाइट सेल्स की तो संख्या में बहुत कम, ये भी संख्या में कम होती है, बहुत कम होती है, साइज में बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं। ठीक है, और स्मॉल के अलावा इनकी जो आकृति होती है वो अमीबीय होती है। अगर हम लिम्फोसाइट की आकृति की बात करें तो शेप जो होता है वो अमीबॉइड होता है, अमीबीय शेप होता है, अमीबॉइड शेप होता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कोशिका का अधिकांश भाग घेरे रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य मात्रा में कम होता है। अगर हम देखें तो इनका जो काम होता है लिम्फोसाइट सेल का वो इम्पोर्टेंट है। पहला तो एंटीबॉडी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, पहला काम। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। दूसरा काम है एंटीबॉडी का सीक्रेशन करना,
और इसका ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, विभाजन के द्वारा प्लाज्मा कोशिकाएं भी बनती हैं। इससे अगर हम देखें तो ये सिक्रीशन के अलावा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट के अलावा प्लाज्मा सेल का निर्माण भी करते हैं। प्लाज्मा सेल्स का निर्माण भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर की जो कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं हम लोग हिस्टियोसाइट्स। इनको एक और नाम दिया जाता है हिस्टियोसाइट्स के अलावा मैक्रोफेज भी कहा जाता है। मैक्रोफेज भी इनको नाम दिया जाता है। दूसरी सबसे अधिक संख्या, मतलब सेकेंड, ऐसी कोशिकाएं हैं जो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। दूसरी सबसे बड़ी कोशिकाएं भी हैं, सेकेंड लार्ज कोशिकाएं भी हैं। आकृति में ये भी अमीबॉइड होती हैं, आकृति में ये भी अमीबॉइड होती हैं। सेकेंड लार्ज सेल है, सेकेंड सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। और इनकी जो शेप होती है वो किडनी के आकार के होते हैं, किडनी शेप होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में सेम के बीच की आकृति का जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो किडनी शेप होता है और सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कोशिका जो होती है वो अमीबॉइड होती है, न्यूक्लियस किडनी शेप होता है। लाइसोसोम की अधिक संख्या के कारण कणियां दिखाई देती हैं। इनमें लाइसोसोम अधिक होते हैं। ये कोशिकाएं स्वभाव से भक्षाणु होती हैं। कैसी होती हैं? स्वभाव से भक्षाणु होती हैं, मतलब ये भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं स्वभाव से, और जीवाणु वायरस को नष्ट करती हैं, बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती हैं, बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करती हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं? मैक्रोफेज। नेक्स्ट जो कोशिकाएं जो मैक्रोफेज होती हैं इनके बारे में और भी सारी चीज़ें हैं। इन्हें सफाई कोशिकाएं भी कहते हैं, सफाई सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि भक्षण द्वारा मृत कोशिकाओं और उनके मलबे को नष्ट कर सफाई करती हैं। अब जैसे ये हर जगह अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। जैसे लंग्स में इनको, मैक्रोफेज को जो है डस्ट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डस्ट सेल, DUST, डस्ट सेल। अगर हम देखें तो लिवर में इनको जो है मैक्रोफेज को कूफर सेल कहा जाता है। लिवर में इनको कूफर सेल कहा जाता है। लिवर में इनको कूफर सेल्स कहा जाता है। अगर हम देखें तो ब्रेन में देखें तो इनको ब्रेन में इनको मैक्रोफेज को जो है माइक्रोग्लियल सेल कहा जाता है। इसके अलावा ब्लड में अगर हम इनको देखते हैं तो ब्लड में इनको जो है मोनोसाइट, ब्लड की अगर हम सफाई कोशिकाओं की बात करें तो वो मोनोसाइट होती है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो स्प्लीन में या ब्लड बैंक में, नेचुरल ब्लड बैंक में इन्हें रेटिकुलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिकुलर सेल कहा जाता है ब्लड बैंक में इनको। नेक्स्ट अगर हम देखें थाइमस ग्लैंड ग्रंथि में या थाइमस ग्लैंड में इन्हें हेजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, हेजल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, हेजल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो देखते हैं तो ये तो हो गई कोशिकाएं, हो गई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो है कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है उनकी कोशिकाएं, मतलब
जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसकी कोशिकाएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसके कोशिकाओं के अलावा इसमें दूसरा जो पोर्शन या दूसरा कंपोनेंट है वो है फाइबर। क्या है दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फाइबर। तो फाइबर की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि फाइबर भी बहुत महत्वपूर्ण जो है एक विषय है। फाइबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइबर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, फाइबर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर जो है, फाइबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइबर को अगर हम देखें तो फाइबर जो है मेनली फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फाइबर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? कोलाजन फाइबर और दूसरा जो होता है इलास्टिक फाइबर। ये दो तरह का कुल फाइबर जो है इसके अलावा तीसरे तरह का भी एक फाइबर होता है। तीन तरह का फाइबर, रेटिकुलर या रेटिकुलेट फाइबर या रेटिकुलर फाइबर, ये तीन तरह का फाइबर है जो कि पाया जाता है। कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ये किस में पाया जाता है? ये जो है अगर हम देखें तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू में भी मोस्टली हम जो पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसके कंपोनेंट में तो ये तीन तरह का फाइबर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलाजन फाइबर की। किसकी? कोलाजन फाइबर की। कोलाजन फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो ये कोलाजन फाइबर वाइट होता है और चमकीला होता है, ठीक है। इसका निर्माण कोलेजन प्रोटीन से होता है। इसका निर्माण जो है वो कोलेजन प्रोटीन से होता है, जिसे हम ट्रापो कोलेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम कोलेजन प्रोटीन जो होती है, इसको हम कोलेजन प्रोटीन को ट्रापो कोलेजन या ट्रापो कोलेजन कहते हैं। इससे ट्रापो कोलेजन से कोलेजन फाइबर का निर्माण होता है। कोलेजन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित प्रोटीन है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाई जाने वाली प्रोटीन्स है, ठीक है। कोलेजन तंतु संपूर्ण संयोजी ऊतक का 1/3, मतलब अगर हम देखें तो 1/3, मतलब संपूर्ण जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका 1/3 भाग बनाते हैं, ठीक है। संपूर्ण संयोजी ऊतक का 1/3 भाग कोलेजन बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं 1/3 भाग बनाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो ये कोलेजन तंतु संयोजी ऊतक का 1/3 भाग बनाते हैं। इसके अलावा तंतु लहरदार कैसे होते हैं? लहरदार होते हैं, अशाखित होते हैं, मतलब अनब्रांच्ड होते हैं, इसके अलावा दृढ़ होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। ये सदैव ग्रुप में अरेंज रहते हैं। इनके समूह को फेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिया। इनके समूह को या ग्रुप को फेसिया कहते हैं। ग्रुप में अरेंज रहते हैं कोलाजन फाइबर और इनके समूह को फेसिया कहते हैं। फेसिया में इलास्टिसिटी नहीं होती है, वो सॉलिड होता है। एकल कोलाजन तंतु में अल्प इलास्टिसिटी, मतलब अगर सिंगल है ये कोलाजन फाइबर तो इसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होगी। इन्हें उबालने पर ये घुल जाते हैं, जिलेटिन में बदल जाते हैं। अगर हम इन्हें बॉयल करें, उबालें, तो ये जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और घुल जाते हैं। इनका पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा, कोलाजन जो फाइबर होते हैं इनका पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। कोलाजन का डाइजेशन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के एंजाइम द्वारा होता है। इसके अलावा अब हम देखें इलास्टिक फाइबर।
इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर को देखें तो इसे येलो फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो फाइबर। जबकि कोलाजन फाइबर को वाइट फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसे येलो फाइबर, ये येलो कलर के होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? इलास्टिन प्रोटीन से। कोलाजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से बन रहा था, ये इलास्टिन प्रोटीन से। वो अशाखित थे कोलाजन, ये ब्रांच्ड हैं, यानी कि शाखित है। इलास्टिन जो है ये शाखित होते हैं और सिंगल रूप में व्यवस्थित होते हैं। वो ग्रुप में व्यवस्थित होता था कोलाजन फाइबर, ये सिंगल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल। ठीक है, सिंगल अरेंज होते हैं और इनकी ब्रांच जो है वो एक नेट का निर्माण करती है, जाल बनाती है। ब्रांच जो है इनमें इलास्टिसिटी या प्रात्यस्ता, इलास्टिसिटी बहुत पाई जाती है। प्रात्यस्थता बहुत पाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत पाई जाती है। इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके अलावा इन्हें उबालने पर ये घुलते नहीं हैं, जबकि कोलाजन घुल जाते थे, ये घुलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं। ठीक है, और रसायनों के लिए सर्वाधिक रेजिस्टेंट होते हैं। ये रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए? केमिकल्स के लिए। ठीक है, और इनका जो एंजाइम मतलब डाइजेशन है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। इलास्टिन फाइबर का ट्रिप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन जो है इलास्टिन फाइबर का डाइजेशन करता है, जबकि कोलाजन फाइबर का डाइजेशन कौन कर रहा था? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो अब तीसरे की हम बात कर लेते हैं, तीसरे फाइबर की बात कर लेते हैं। तीसरा जो फाइबर है वो है आपका रेटिक्युलर फाइबर। रेटिक्युलर फाइबर। ठीक है, ये रेटिकुलिन प्रोटीन, रेटिक्युलिन प्रोटीन से बनता है। ठीक है, और आर्जाइरोफिल फाइबर्स भी कहते हैं इसे, आर्जाइरोफिल फाइबर भी कहते हैं रेटिकुलर फाइबर को। और जाइरोफिल फाइबर, आर्जाइरोफिल फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेनिंग है वो सिल्वर सॉल्ट के द्वारा, सिल्वर सॉल्ट के द्वारा इसकी जो है स्टेनिंग की जाती है। ये भी अत्यधिक ब्रांच्ड होते हैं, ये भी इलास्टिन की तरह ब्रांच्ड होते हैं। इलास्टिन ब्रांच्ड थे, जबकि कोलाजन ब्रांच्ड नहीं होते थे। ठीक है, शाखाएं नेट बनाती हैं, सघन जाल बनाती हैं और अत्यधिक कोमल होते हैं, ये सॉफ्ट बहुत होते हैं। ठीक है, आघात लगने पर टूट जाते हैं पूर्णतया। इलास्टिसिटी इनमें पूर्णतया एब्सेंट होती है, इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है इनमें, ये आघात लगने पर टूट जाते हैं। लचका अंगों में अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी इनमें नहीं पाई जाती है, इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है और पूर्णतया अभाव होता है प्रात्यस्थता का। इसके अलावा ये मुख्यतः लचका अंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन, स्प्लीन में ये पाए जाते हैं। लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स, इन अंगों में, लचका अंगों में ये पाए जाते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है मैट्रिक्स। लास्ट है ये कंपोनेंट, क्योंकि सेल, मैट्रिक्स और फाइबर, इन तीनों कंपोनेंट से मिलके कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। तो अगर हम देखें तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो होते हैं वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड के, पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड के हाइल्यूरोनिक अम्ल के रूप में पाई जाती है। मैट्रिक्स जो है ये हाइल्यूरोनिक एसिड के रूप में इसमें पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। हाइल्यूरोनिक एसिड के रूप में ये पाए जाते हैं। तो साथियों, ये
जो है कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, बड़ा वीडियो है। इसको अगर आप देख लेंगे तो मुझे कन्फर्म है कि आप इसके बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब हम इसके बारे में सेल की बात करते हैं। इसकी कई तरह की सेल हैं, तो उसके लिए हम एक वीडियो अलग से मैं सोच रहा हूँ कि बना दूँ, क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो रहा है। तो साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।